हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास के टॉपिक की। और 12th क्लास में आज हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो इन सबको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है या एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बट समटाइम्स उसे हम वेक्टर क्वांटिटी में स्पेसिफाइड कर देते हैं। कैसे? किसी भी एक ऑब्जेक्ट से अगर हम एक एरिया को कट आउट करके बाहर की तरफ निकालें तो उसे नॉर्मली हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, और वो अगर नॉर्मली बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, और वो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है वही उसे वेक्टर बनाती है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो पहले से ही होती है, मींस मैग्नीट्यूड तो पहले से ही होता है, और उसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन बन गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो एरिया वेक्टर हमारा द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेनर एरिया वेक्टर। प्लेनर मतलब किसी भी प्लेन में किसी एक एरिया की जो डायरेक्शन होती है इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। उस प्लेन के नॉर्मल यानी उसके परपेंडिकुलर ही उसकी डायरेक्शन बनती है, और जब डायरेक्शन बन जाती है तो ऐसे वेक्टर को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, या एरिया की डायरेक्शन बन रही है इसीलिए हम इसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया को हम ds से डिनोट करते हैं, और ds वेक्टर इक्वल होगा, ds मींस स्केलर और n कैप मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी कि ये जो ds वेक्टर होता है ये ds n कैप के इक्वल हो सकता है, मींस नॉर्मल यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के इक्वल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली हमने उसे बाहर की तरफ निकाला है। वेयर n कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वहां पर n कैप क्या होता है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर स्फीयर मान लो, क्यूब मान लो, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर उसमें से क्रॉस हो रही हैं रेगुलर मैनर में, तो उसके अंदर जो भी क्वांटिटी, उस एरिया के अंदर जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई ई से, फाई के नीचे ई बना हुआ है मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इट इज अराइज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया। जब किसी पर्टिकुलर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो ये अराइज होगा, ये बनेगा, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द स्पेसिफाइड एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर डी फाई ई यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए ले रखा है क्योंकि हमारा स्मॉल एरिया है, तो डी फाई ई इक्वल है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पर ये हमने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी यानी एरिया के अंदर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उसे हम फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E इंटू डी एस होता है, तो E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है ये, और ds मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसकी यूनिट बन सकती है वोल्ट मीटर। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मैंने आपको वोल्ट पर मीटर बताई थी, और ds मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, तो न्यूटन यानी कि वोल्ट मीटर बचता है। तो ये हमारी दूसरी यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूले की। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर देखा जाए तो आपने 11th क्लास में डायमेंशनल फार्मूला निकाला होगा कि फाई इक्वल होता है E इंटू डी एस। ई मतलब फोर्स अपॉन में चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट जब बनती है तो न्यूटन पर कूलम इसी फार्मूले से बनती है, और ds हमारा एरिया। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, q इक्वल्स टू it होता है, एंड ds आपका एरिया हो गया। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ds मतलब मीटर स्क्वायर, i मतलब एम्पियर, एंड t मतलब सेकंड। जब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन में एम्पियर, और ये सेकंड स्क्वायर नीचे पहुंचेगा, सेकंड क्यूब बना लेगा। तो m1 L3
T-3 और A-1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर क्लोज एरिया के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है, वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स। एप्सिलॉन नॉट आप सभी समझते हो, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज पे उसका मल्टीप्लाई जो होगा या मल्टीपल जो होंगे, और वो टोटल चार्ज भी किसके अंदर बंद होगा, उस सरफेस के अंदर, एनक्लोज इनसाइड ए क्लोज सरफेस। तो यहां पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स inside a closed surface is equal to the 1/ε0 times to the total charge enclosed inside a closed surface। तो phi e इक्वल होगा क्लोज सरफेस, ये हो गया इंटीग्रेशन हो गया इसका E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि d phi का भी हमने इंटीग्रेशन किया है तो इस पूरे फार्मूले का भी इंटीग्रेशन कर दिया, और ये बराबर है q में एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला तो हमें पहले से पता था, लेकिन फार्मूला ये कहां से आया, इसको हमें प्रूफ करना है कि भाई गॉस थ्योरम बनी कैसे। तो जब हमें ये फार्मूला पता है तो हमने प्रूफ में ये फार्मूला हम जानते हैं, लिख दिया। हियर वी नो दैट phi e इक्वल होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, नाउ ये आप डायग्राम बना सकते हो यहां से देखकर। अब ds वेक्टर की वैल्यू होती है ds n कैप, तो हमने यहाँ पर ds n कैप वैल्यू रख दी, और E वेक्टर से अगर वेक्टर हटाना चाहते हैं तो डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर आ जाता है। आपने पढ़ा होगा कि E इक्वल होता है 1/4πε0 q में r स्क्वायर। अब इस वेक्टर को बताने के लिए r कैप होता है, तो ये पूरी वैल्यू तो E की हो गई और ये r कैप हमारा साथ में आ गया, क्योंकि डिस्टेंस यानी कि ये जो डिस्टेंस है r कैप और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर n कैप जो हम एरिया निकालेंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो सेम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई, यानी i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप की वैल्यू क्या होती थी 1। तो इसीलिए ये एक ही डायरेक्शन में है तो इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या होगी 1। आगे देखते हैं, E तो हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। ds का इंटीग्रेशन यानी पूरा टोटल सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा 4πr², और E की वैल्यू 1/4πε0 q में r²। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, जो भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचेगा क्या phi e इक्वल्स टू q में एप्सिलॉन नॉट। और यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि गॉस ने हमें क्या बताया था, phi e इक्वल्स टू q में एप्सिलॉन नॉट। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हुए आज का लेक्चर खत्म करेंगे, और आप सभी को पता है कि फिजिक्स के जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके चल रहे हैं और यही एग्जाम में ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ें, और कोई भी चीज समझ में ना आए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा आपको बता दूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।